अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। अटेंडेंस हम लोग लगा रहे हैं 502, 503, 504, Present, ma'am. 505, 506, Present, ma'am. 507, Present, ma'am. 508, 509, मैम 505 प्रेजेंट है, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। ठीक है बेटा, 509, 510, Present, ma'am. 12, 13, Present, ma'am. 14, प्रेजेंट मैम। 15, Present, ma'am. 16, 17, 18, 19, 20, 21, Present, ma'am. 22, 23, 24, प्रेजेंट मैम। 25, प्रेजेंट मैम। 27, Present, ma'am. 28, मैम उसका नेट इशू है। 29, 30, Present. 32, प्रेजेंट मैम। 33, Present, ma'am. 34, 35, 36, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है, 37 भी पसंद है और 36 भी। मैम 37 भी प्रेजेंट है। 40, 41, 43, 44, 45, 46, Ma'am, 45 प्रेजेंट है, 48, 49, 50, 51, 52, Present, ma'am. 53, 55, 56, 57, 58, प्रेजेंट मैम। 60, Present, ma'am. 61, 62, 63, प्रेजेंट मैम। 64, 65, 66, present, ma'am. 67, 68, मैम 68 का मैसेज आया था, उसे नेट इशू है उसका आज। ओके। अब जो लोग एब्सेंट मार्क हुए हैं उनके मैं रोल नंबर्स बोल रही हूँ। 67 है, 65, 64, 62, 61, 57, 56, 55, 53, 51, 50, 49, 48, Ma'am, 46। 51 present है। ओके, मैम 48 भी प्रेजेंट है, वो उसका नेट इशू है, क्लास में है वैसे। 46, 45, 44, 43, 41। 43 मैम प्रेजेंट। ओके, इसके बाद 35, 34, 29, 23, 22, 20, 19, 20, 21 प्रेजेंट है, 20 एब्सेंट है और 19, 18 एंड 17।
मैम 18 प्रेजेंट। ओके बेटा, मैम 68 भी प्रेजेंट। बेटा आपकी लग गई है, 18 का प्रेजेंट करना था और 12, 11, 8 और 68 को मैं दोबारा कंफर्म कर लेती हूँ। 68 की प्रेजेंट मार्क हो गई। मैम 48 भी। पढ़ के नहीं, उसे थोड़ा सा देखते हैं। मैम रोल नंबर 5 की प्रेजेंट। अटेंडेंस अभी फिर आप बाद में लगवा देना, इसकी अटेंडेंस सबमिट हो चुकी है, ठीक है। 5 कहाँ थी पहले? 5 तो लगी हुई है, सिर्फ 3 और 2 नहीं है, पता नहीं 2 और 1 नहीं है। जी 5 तो प्रेजेंट है। ओके मैम। ओके, अब आपने ये देखिए स्क्रीन मैंने शेयर की है और इसमें जो हम लास्ट टाइम काम करे थे वो थोड़ा सा रह गया था हमारा एंड से। आप लोगों ने इक्वेशंस को करके देखा कि कैसे वो इक्वल आ रही हैं या नहीं किया? मैडम यहाँ से लिखा ना इक्वेशन नंबर 5, 4 और 6 जो जी हमने रिटर्न यहाँ से दोबारा आप रिपीट करते हैं। बिल्कुल, मैं तो 0 से भी रिपीट कर दूंगी, ठीक है। वो अभी हम इसको दोबारा भी सारा देखेंगे क्योंकि हम ये इसको एंड करने के बाद हम एक थ्योरम करें जिसमें ये सब यूज़ होना है। तो जब हम वो थ्योरम करेंगे तो दोबारा इससे गो थ्रू होंगे, तो आप कहीं भी परेशान ना हो, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमने जनरल फॉर्म लिखी थी और मैंने आपसे कहा था कि आप खुद इसको करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो मैं इसकी रिटर्न फॉर्म में आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी। अभी हम इसको सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अल्फ़ा को 1 and 2 वैल्यूज़ देनी है और हमें एक्चुअली इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, 5 and 6 जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं, या फिर हम इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखेंगे 5 और 6 की राइट हैंड साइड पे 0 और 1 आ रहा है। इसी तरह जब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 and 4 देखते हैं जो कि अभी आपके सामने, इसमें भी 1 या फिर 0 आ रहा है। ये दो ही ऑप्शंस हैं। इन दोनों ऑप्शंस को कवर करने के लिए हम लोग अपनी जनरल फॉर्म में क्रोनेकर डेल्टा यूज़ कर लेते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब दोनों इसके जो वैल्यूज़ हैं ये आई और जे, सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो हैं ये जब सेम आते हैं तो फिर आंसर ये 1 देता है, और जब ये डिफरेंट हो तो ये आंसर 0 देता है, ठीक है। ये हम टैली भी कर लेंगे कि हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है या नहीं। उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें हैं उनको, वहाँ पे आप अल्फ़ा तो हर जगह वेरी करेंगे ही। अल्फ़ा को पहले आप 1 वैल्यू देंगे प्लस फिर अल्फ़ा को 2 वैल्यू देंगे। ये जो यू के ऊपर सब्सक्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, इसको हम लोग जे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सेंड करूँगी नोट्स में करेक्शन के बाद। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये जे होगा। जब हम लोग आई को 1 रखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस हैं। नंबर 1 हम आई को 1 रखेंगे और जे जो यू के ऊपर है, यू का सुपरस्क्रिप्ट है, इसको 1 and 2 वेरी करेंगे। जब 1 वेरी करेंगे इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। जब यानी आई और जे दोनों 1 हो जाएंगे तो इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। जब आई और ये जो जे होगा ये आई 1 होगा, जे 2 होगा, इक्वेशन नंबर 4 आएगी। जब आई 2 होगा, जे 1 होगा, इक्वेशन नंबर 5 आएगी। जब आई 2 होगा और जे भी 2 होगा तो इक्वेशन नंबर 6 आएगी, ठीक है। अब ये 5 और 6 आपके सामने मौजूद है, इनको मैं टैली करवा के आपको दिखा देती हूँ और रिटन फॉर्म में मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी इसकी पिक्चर कि किस तरह से वेरी हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम लोग आई को 2 रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे F2 होगा, ठीक है। और हमने ये जो जे है, जो यू का सुपरस्क्रिप्ट है, हमने इसको 1 रखना है, ठीक है। ये फिक्स्ड है। ये भी 2, आई की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी जो हम फिलहाल काम करें उसमें। और ये जो जे बनता है, जो यू का सुपरस्क्रिप्ट है, इसको हम लोग 1 फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको देख लें, कर ली F2 बाय कर ली V1 इंटू कर ली G1 बाय कर ली U1। ये देखिए फर्स्ट टर्म बन रही है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। जब हम अल्फा को 2 की वैल्यू देंगे तो फिर ये कर ली F1 प्लस साइन आएगा, कर ली F2 बाय कर ली V2 इंटू कर ली G2 बाय कर ली U1 होगा।
और राइट हैंड साइड पे क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, इसलिए ये 0 आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इसने कवर कर दी। इसी तरह अगर आप लोग ये जो आई जो कि एफ का सुपरस्क्रिप्ट है इससे आप 2 रख लें, और ये जो यू का सुपरस्क्रिप्ट है जिसे मैं जे कह रही हूँ इसे भी हम लोग 2 रख दें, तो फिर राइट हैंड साइड पे क्या होगा, आई और जे दोनों सेम वैल्यूज हो जाएंगी, इसका आंसर 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों वैल्यूज 2 फिक्स हो चुकी हैं, ठीक है। और अल्फा को जस्ट वेरी करवाना है, करली f2 बाय करली v1 इंटू करली g1 बाय करली u2। फर्स्ट टर्म देखने बन रही है प्लस साइन करली f2 बाय करली v2 इंटू करली g2 बाय करली u2, ये सेकेंड टर्म बन रही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बन गई। इसके बाद हम लोग ये जो हमारी इक्वेशंस बन रही हैं सारी 3, 4, 5, 6 इनको हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इससे क्वेश्चन नंबर ये देखें आपके सामने, मैंने पहले इसको थोड़ा सा लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि वाकई वो आंसर्स आ रहे हैं और आपको बनाने में मुश्किल ना पेश आए। अब देखिए ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, करली f1 बाय करली v1 इंटू करली g1 बाय करली u1 प्लस करली f1 बाय करली v2 इंटू करली g2 बाय करली u1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो एग्जैक्टली यही है, करली f1 बाय करली v1 इंटू करली g1 बाय करली u1 प्लस करली f1 बाय करली v2 इंटू करली g2 बाय करली u1 इक्वल्स टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, जिसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी पहली रो और सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम की सूरत में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह हम बाकी वैल्यूज़ को भी रखेंगे, और ये जो आपके सामने मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 3 मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद हैं, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 आपके सामने आ जाएंगी, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है जैकोबियन की, उसमें हमने यही पढ़ा था ना कि जैकोबियन हम किसी फंक्शन का ले रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग फर्स्ट रो में हम पहला कोऑर्डिनेट लेंगे और जिन वेरिएबल्स पे वो डिपेंड कर रहा है उनके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव्स रखेंगे, और सेकंड रो में हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट लेंगे गिवन फंक्शन का जिसका हम जैकोबियन फाइंड करना चाह रहे हैं, और उसके वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव्स आ रहे होंगे उससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमने सेट किया है। ये भी हो सकता है कि कई जगह पे ये जो हमने रो में कन्वर्ट सेट किया हुआ इसको कॉलम की सूरत में ले लिया जाए, ठीक है। तो ये अब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हो सकता है। हमेशा ऐसा होता है किसी एक कोर्स में, जैसे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जब भी जैकोबियन देंगे तो हम लोग फंक्शन जो है उनको फिक्स रखेंगे ऊपर और वेरिएबल्स को चेंज करेंगे इन रोज में, और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में वेरिएबल्स देखें सेम है जिनकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं और फंक्शंस वेरी कर रहे हैं, तो ये हर जगह डिफरेंट हो सकता है। तो हमने ये सेटअप चूज़ कर लिया कि हम लोग वेरिएबल्स को वेरी करवाएंगे रो वाइज। इसी तरह ये जो पहला मैट्रिक्स बनता है ये जैकोबियन ऑफ एफ होगा, और ये सेकंड मैट्रिक्स है जैकोबियन ऑफ जी फंक्शन होगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं देखें, यानी जे और जैकोबियन ऑफ एफ इंटू जैकोबियन ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, और इनवर्स ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि जैकोबियन ऑफ एफ का हम लोग इनवर्स ले सकते हैं, और अगर इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा तो उसकी कंडीशन क्या है, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो दिस मीन्स कि अगर इस इक्वेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ एफ का इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, तो दिस मीन्स के उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होगा, और हमने यही शो करना था। और अब हम लोग चलते हैं उस थ्योरम पे जिसमें हमने इस चीज़ को यूज़ करना है, और सारी डिस्क्रिप्शन पे हमने पूरा एक लेक्चर लगाया है। थ्योरम है 4.1, लेट यू एंड बी बी ओपन सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। R2 में है यू और बी वही जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, एंड एफ फ्रॉम बी टू यू अ बाइजेक्शन ऑफ क्लास सी के, एफ जो है वो एक बाइजेक्शन है क्लास सी के की, और देन f is a coordinate transformation if and only if determinant of Jacobian of f is not equal to 0। मीन्स ये कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है और आपने उसको
चेक करना है कि वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है या नहीं, तो हमें सिर्फ उसकी जैकोबियन का डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट चेक करना होगा कि इसके जैकोबियन का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता तो वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। ठीक है, बजाय कि हम उसकी सारी कंडीशंस को फुलफिल करवाएं, पहले उसका इन्वर्स फाइंड करें फिर इन्वर्स को क्लास सी के को बिलोंग करवाएं, उससे ज़्यादा इजी है कि हम फंक्शन जितने भी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं उनके डेरिवेटिव्स लेके जैकोबियन मैट्रिक्स फॉर्म करें, उसका डिटर्मिनेंट लें और आंसर चेक कर लें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब स्टेटमेंट है थ्योरम की, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लास, स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें पता है कि वो बाइजेक्टिव है और क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है, ये ऑलरेडी चीज़ें होल्ड कर रही हैं। ठीक है, और हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि फंक्शन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स जैकोबियन इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर इसका और हम लोग इन्वर्सली चलेंगे और देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ द जैकोबियन जो है वो अगर 0 नहीं आ रहा तो हम प्रूफ कर देंगे कि फंक्शन जो है गिवन वो एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी सारी कंडीशन फुलफिल करवा देंगे। इसके प्रूफ में एक और थ्योरम यूज़ हो रहा है जिसे इन्वर्स फंक्शन थ्योरम कहते हैं। ये क्यों यूज़ हो रहा है इसकी स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थ्योरम क्या है इन्वर्स फंक्शन थ्योरम? इफ f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन विद नॉन जीरो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a, हमारे पास f जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर हम अपनी वर्डिंग में बात करें जो हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज सी के क्लास को बिलोंग कर रहा है, यानी उसका kth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है, यानी डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस भी आ रहे हैं। ठीक है, और किस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है। देन एफ इज़ इन्वर्टिबल, अगर ऐसा हो कि हमारे पास कोई क्लास सी के से बिलोंग करता हुआ फंक्शन हो किसी एक पॉइंट पे तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ये थ्योरम का रिजल्ट है। ठीक है, देन एफ इज़ इन्वर्टिबल इन नेबरहुड ऑफ ए, द इन्वर्स इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, और जो इन्वर्स होगा वो भी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा, मीन्स कि वो भी क्लास सी के को बिलोंग करेगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी क्लास, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं। मुझे लग रहा है क्लास में कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है। मैम इन्वर्टिब जी बेटा पूछें आप। इस मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल आपको लग रही हैं लेकिन ये मुश्किल है नहीं, हम इसको पूरा टाइम दे रहे हैं। मतलब ये कि हमने लास्ट लेक्चर में भी यही डिस्कस किया, अब भी अगर इस पूरा लेक्चर मुझे सिर्फ यही समझाने में लग जाए ना तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस ये कि आपको ये पूरा एक ना आपके माइंड में बहुत अच्छी सी पिक्चर बन जाए और जहाँ कहीं आप इसको अप्लाई करें तो हमेशा आपको याद रहे, तो इसलिए आप मैम बिल्कुल हेजिटेट ना करें। मैम इन्वर्टिबल से रिपीट कर दें। ठीक है, अच्छा हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं एक इन्वर्स फंक्शन थ्योरम है और इसमें एफ इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन मीन्स के एफ क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब ये हुआ कि इसके डेरिवेटिव्स लेंगे और वो डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस होंगे, और यही डेफिनेशन क्लास सी के की भी है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लग गया कि फंक्शन एफ जो है वो सी के क्लास को बिलोंग कर रहा है विद नॉन जीरो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए को हमने चूज़ कर लिया और हमने कहा कि वहाँ पे ये सारी कंडीशन होल्ड करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, देन एफ इज इन्वर्टिबल, तब एफ का इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता होगा उस पॉइंट ए की नेबरहुड में। ठीक है, अब ए की नेबरहुड कितनी बड़ी होगी, यानी नेबरहुड से मुराद अब आप एक सर्कल ले लें विजुलाइज करने के लिए जिसका सेंटर ए हो। ठीक है, तो वो सर्कल कितना बड़ा हो सकता है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी करता रहेगा। अगर फंक्शन जो है कोई सिंपल सा फंक्शन है तो उसकी नेबरहुड बड़ी होगी जहाँ पे हम उसका इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकेंगे। अगर 1/x की फॉर्म में कोई फंक्शन आ गया तो उसकी हमें चेक करना पड़ेगा कि नेबरहुड में जीरो ना आए, जीरो को एग्जिट करके हम लोग जो नेबरहुड बनती होगी वो ले लेंगे। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, सिचुएशनल है ये नेबरहुड का साइज। ठीक है, द इन्वर्स इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, और जो इन्वर्स होगा वो भी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा, यानी वो भी क्लास सी के को बिलोंग करेगा। आम अल्फाज में अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्वर्स फंक्शन थ्योरम हमें बता रहा है कि अगर सी के फंक्शन कोई है तो उसका इन्वर्स ज़रूर होल्ड करेगा और वो भी सी के फंक्शन ही होगा। आप समझ आ गई आपको बात? यस मैम। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे अब आप ये देखें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देन
बाय इनवर्स फंक्शन थ्योरम एफ इनवर्स इज ऑफ क्लास सी के, सो एफ इज द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, हमने सपोज कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसको भी छोड़ दें, हम आगे थोड़ा सा और इसको देख के, हमें गिवन क्या था थ्योरम में, थ्योरम में हमें गिवन था कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव और क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये हमें गिवन है। जहाँ हम सिर्फ इतनी सी बात भी ले लें कि फंक्शन क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है, देन बाय इनवर्स फंक्शन थ्योरम इसका इनवर्स भी क्लास सी के को बिलोंग करेगा। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। तो यही तो हम बताना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन को कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए हम लोग तीन कंडीशन रखते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्लास सी के को बिलोंग करना चाहिए और उसका इनवर्स भी क्लास सी के को बिलोंग करना चाहिए। तो तीनों कंडीशंस पूरी हो गई। दो कंडीशंस ऑलरेडी हमें पता थी कि फंक्शन बाइजेक्टिव है और क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है, और आखिरी कंडीशन हमें इनवर्स फंक्शन थ्योरम ने दे दी, दैट इज़ के उसका इनवर्स जो है वो भी क्लास सी के को बिलोंग करेगा। तो दिस मीन्स जो गिवन फंक्शन एफ था वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? यस ये क्लास, मैम। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम का जो प्रूफ है। अब नो सपोज दैट एफ इज अ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग सपोज करेंगे कि एफ एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज उसमें ये सारी चीज़ें होल्ड कर रही हैं। कौन सी चीज़ें होल्ड कर रही हैं? एफ बाइजेक्टिव है, एफ क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है और इसका इनवर्स जो है वो भी क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है। और हमने प्रूफ ये करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशन जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, उससे हम लोग बता सकते हैं कि हमने उसमें भी ये प्रूफ किया था ना कि फंक्शन डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा प्रूफ था। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मतलब ये जो हमने सारी डिस्क्रिप्शन लास्ट लेक्चर में की थी ना, वो सारी हम इसमें यूज़ करेंगे। यानी अगर आपको ये प्रूफ करना आ जाता है तो आप वो सारा उसमें डिस्क्राइब करेंगे उस चीज़ को। लेकिन आप अब मुझे ये बताएं कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया है, और क्या वो सारी जो डिस्क्रिप्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसे रिपीट करने की ज़रूरत है? ये आप बस मुझे बता दें। अगर थ्योरम रिपीट करना है तो वो भी मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास टाइम है। आज नहीं हो सकेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हो जाएगा। मैम थ्योरम रिपीट कर दें, मैंने ज्वाइन बाद में किया था। आपने ज्वाइन बाद में किया था, ठीक है। और भी किसी स्टूडेंट को अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं। जी मैम। मैम एंड से बता दें एक बार। चलें जी हम मैम थ्योरम रिपीट कर दें। हाँ तो सुनो, अगले 10 मिनट्स में मैं इसको कम्प्लीटली मतलब पूरे थ्योरम से गो थ्रू होंगी, इंक्लूडिंग लास्ट लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। उससे फिर आपकी क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या है? थ्योरम में हमें बताया गया कि एफ एक फंक्शन है। मैं इसको ना इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रही, ठीक है, ताकि आपको उसकी एक्चुअल चीज़ समझ में आ जाए। हमें गिवन है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है और क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है, और हमने प्रूफ करना है कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ जीरो ना आए तो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पहले हिस्से में हमने प्रूफ ये किया कि हमने सपोज कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम करें या ना करें उससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि फंक्शन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके लिए हमने इनवर्स फंक्शन थ्योरम यूज़ कर लिया, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई फंक्शन एफ क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी क्लास सी के को बिलोंग करेगा। इस थ्योरम ने सारी कंडीशंस फॉर फंक्शन टू बी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फुलफिल कर दी, ठीक है। तो दिस मीन्स कि हमारा फंक्शन एफ जो था वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हम सपोज करेंगे कि फंक्शन एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है और हम उसके जैकोबियन को डिटर्मिनेंट शो करेंगे कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख लें। नेक्स्ट हमने सपोज किया यहाँ पर कि फंक्शन हमने सपोज कर लिया कि एफ इज़ अ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारा सारा फोकस क्या होगा? जैकोबियन ऑफ एफ को फाइंड करने में और उसके डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो प्रूफ करने में, ठीक है। उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में जो सारी डिस्क्रिप्शन की थी कि एफ हमारे पास एक फंक्शन है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका इन्वर्स भी होगा, जिसे हमने जी का नाम दे दिया। और क्योंकि जी एफ का इन्वर्स है तो एफ और जी की कंपोजिशन जो है वो आई के इक्वल होगी, आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। और हम f को v1 v2 पे अप्लाई करेंगे तो आंसर u1 एंड u2 आएंगे।
क्योंकि एफ यू 20 एलिमेंट्स ले रहा है और यू में आंसर्स दे रहा है। इक्वेशन नंबर ए हो गई। और हम एफ जी को U1 U2 पे अप्लाई करेंगे क्योंकि जी यू से एलिमेंट्स ले रहा है और आंसर्स डी में दे रहा है, तो उसके आंसर्स को हम लोग B1 B2 कह सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर बी हो गई, ठीक है। और इसके लिए हमने इसकी जनरल फॉर्म ये एफ आई B1 B2 UI, यानी F1 आंसर होगा तो हम उसे U1 कहेंगे, F2 आंसर होगा तो हम उसे U2 कहेंगे, और G1 आंसर होगा तो हम उसे B2 कहेंगे, और G2 अगर आंसर बनता होगा तो हम उसे B2 कह सकते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर ए और बी से भी जनरल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे, हमें इक्वेशंस चाहिए, हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जैकोबियन, इसलिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। कंपोजिशन हम इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। एफ नॉट जी हमने आई रखा, दोनों साइड्स पे U1 U2 पे हमने अप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी फंक्शन था, U1 U2 पे अप्लाई हुआ तो आंसर U1 U2 ही आ गया, यहाँ पे काम खत्म हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इक्वेशन नंबर ए को फॉलो करना है कि जब हम लोग जी को अप्लाई करते हैं तो उसके आंसर्स कैसे आते हैं। जी को हमने एक ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर अप्लाई किया तो उसने G1 एंड G2 की फॉर्म में आंसर दिया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया बी को फॉलो करते हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए को फॉलो करेंगे क्योंकि एफ में भी अप्लाई होना है। अब एफ जो है G1 एंड G2 इन पे अप्लाई हो रहा है, तो एफ जब किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो आंसर F1 एंड F2 की फॉर्म में देगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देगा। तो एग्जैक्टली एफ जब G1 एंड G2 के ऊपर अप्लाई हुआ तो F1 एंड F2 की फॉर्म में इसने आंसर दिया, और यहाँ पे F1 जो है वो G1 G2 पे डिपेंड कर रहा है और G1 G2 दोनों U1 और U2 पे फर्दर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह F2 जो था सेकंड कोऑर्डिनेट जो बनता है वो भी G1 और G2 पे डिपेंड कर रहा है और फर्दर G1 G2 दोनों U1 एंड U2 पे डिपेंड कर रहे हैं। जहाँ तक हमने ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जैकोबियन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कैसे ली, हमने कंपेयर कर लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 जो F1 की फॉर्म में थी इसका डेरिवेटिव U1 की रिस्पेक्ट से लिया पहले, और फिर इसका डेरिवेटिव U2 की रिस्पेक्ट से लिया, ठीक है। वो लेने से आपके पास यहाँ पर एक जगह ये 1 आ गया, जब U1 की रिस्पेक्ट से लेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पे 1 आएगा, जब U2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो राइट हैंड साइड पे 0 आएगा। और मैम ये ये डेरिवेटिव यहाँ पे F1 पर G1 पे डिपेंड कर रहा था, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर देन G1 का U1 की रिस्पेक्ट से प्लस F1 G2 पे चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, F1 G2 पे डिपेंड कर रहा था उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, देन G2 का U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए हमने U2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया बाय अप्लाइंग चेन रूल, ठीक है। और फिर हमने क्योंकि यहाँ ऊपर पढ़ा था इक्वेशन नंबर ए और बी में कि हम G1 को V1 भी कह सकते हैं और G2 को V2 भी कह सकते हैं, तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। जहाँ पे G2 एज अ फंक्शन डील हो रहा था हमने उसको रहने दिया, और जहाँ पे एज अ वेरिएबल रोल प्ले कर रहा था जैसे कि यहाँ डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको V1 से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने इसको B2 से इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस कर दिया। इन्हीं लाइंस पे हमने इक्वेशन नंबर 4 में भी G1 को V1 से रिप्लेस किया और G2 को B2 से रिप्लेस किया, सिर्फ वहाँ पर जहाँ पे G1 और G2 वेरिएबल्स का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको भी दोबारा से लिखा यहाँ पे मैंने ऊपर, ताकि आपको समझ आ सके। और इसके भी हमने U1 और U2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव्स लिए। जब U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्योंकि U2 है ये एज अ कांस्टेंट डील होगा, आंसर 0 आ जाएगा। और जब U2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो राइट हैंड साइड पे यहाँ आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह हमने चेन रूल अप्लाई किया और उसके बाद हमने G1 को V1 से रिप्लेस कर दिया और G2 को V2 से रिप्लेस करके इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 फाइंड कर ली उन जगहों पे जहाँ पर G1 और G2 वेरिएबल का रोल प्ले कर रहे थे, एक फंक्शन के तौर पे डील नहीं हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने ये इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6 को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, और इससे जो रेलिवेंट थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आप लिख के आप साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी ताकि आपको थोड़ा सा और ईजी लगे ये। इसके बाद हमने ये जो इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 थी इनको हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। वो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है ताकि आप उसको समझ सकें। और एट द एंड हमारे पास ये जो पहला मैट्रिक्स बनता था ये जैकोबियन ऑफ एफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, और आप जैकोबियन की डेफिनेशन जब देखेंगे तो वो एग्जैक्टली इससे मैच कर रही होगी, ठीक है। और जब ये जो सेकंड मैट्रिक्स है जैकोबियन ऑफ जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनको देखते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ
जैकोबियन ऑफ एफ इंटू जैकोबियन ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उससे पहले कंडीशन क्या होती है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। दिस मीन्स कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो 100% उसका डिटर्मिनेंट जो वो जीरो नहीं है, और इस थ्योरम में हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। अब ऐसा है कि मैं ये जो नोट्स हैं लेक्चर नोट्स मैं आपको भेज दूँगी, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैं चाह रही हूँ कि मैं और आपको दे दूँ, वो भी मैं पेपर पे लिख के उसकी पिक्चर ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और आप इसको इतना अच्छा समझ लें कि आप इसको याद करने की जरूरत ना पड़े। और ये जैकोबियंस और ये इसका का जो सारा काम है ना, ये आपको आगे भी स्टडीज़ में आता रहेगा, तो आप इसको बहुत अच्छा सा क्लियर कर लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वेडनेसडे को, सॉरी थर्सडे को, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। मैम जी मैम जो हमने कल डिस्कशन सारी की है वो सारी मतलब उसके प्रूफ के अंदर आएगी थ्योरम के। आएगी जी। पहले इसको सेपरेटली मैम डिस्कस करने का मतलब ये था कि आपको मैम थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे इफ एंड ओनली की कंडीशन है, तो जो हमने डिस्कशन की है एक तो वो उसका मतलब आ जाएगी, एक साइड आ जाएगी, हाँ, और जो दूसरा इनवर्स फंक्शन थ्योरम आपने करवाया है वो एक वो आ जाएगा उसका, ऐसे ही है। फर्स्ट फंक्शन थ्योरम ये प्रूव कर देगा कि वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे और शो कर देंगे कि डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं है। ठीक हो गया मैम। कुछ और अगर आप समझना चाहते हैं इसको आप अच्छे से पढ़ें, मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ ये ग्रुप में, और फिर मुझसे डिस्कस जरूर करें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए नेक्स्ट लेक्चर में। मैम अटेंडेंस लगा देंगे। अटेंडेंस ही रहती है मैम मेरी रहती 53 रोल नंबर। बेटा, आप रोल नंबर बता दें। मैं 53 मैम। 53 जी 03 भी मैम। 03 और 15। मैम 48 भी लगा दें। 48 की नहीं लगी, चले ठीक है मैं लगा देती हूँ, ठीक है। क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।